नमस्कार। बात आज की न्यूज चैनल के समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं निपुण भार्गव और पेश है आज के मुख्य समाचार सच्ची बात पक्की बात। सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। कौन झूठ बोल रहा है, धर्मेंद्र राठौड़ या उनका कारिंदा अनिल शर्मा? गरीब महिला को गुमराह करने का मामला आया सामने। मणिपुर हिंसा को लेकर कांग्रेस का पैदल मार्च, राष्ट्रपति के नाम दिया ज्ञापन। अजमेर जिले में कोरोना की रफ्तार ले रहा है आई फ्लू, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। श्रीनगर थाने का हेड कांस्टेबल रिश्वत लेते गिरफ्तार, 5,000 में निपटा रहा था परिवार, खुद निपटा। लाल किताब कांड पर अब तक कोई बयान नहीं देने वाले देवनानी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, दिए मस्त बयान। अजमेर शहर में प्लॉट, मकान, फ्लैट, दुकान आदि खरीदने, बेचने व किराए हेतु आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें वर्षा रियल एस्टेट ऐप। वर्षा रियल एस्टेट, ए यूनिट ऑफ वर्षा ग्रुप, लेट्स यू लिव बेटर। आरएस हॉस्पिटल, द नेम ऑफ ट्रस्ट, डॉक्टर जयप्रकाश केवलानी के सानिध्य में सुपर स्पेशलिटी चिकित्सा सुविधाएं, ऑर्थोपेडिक सर्जरी, न्यूरो एवं स्पाइन, यूरोलॉजी, जनरल सर्जरी, अस्थमा, दमा, श्वास, टीबी, नाक कान गला और साथ ही मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत निःशुल्क इलाज हेतु अनुबंधित हॉस्पिटल, 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं, डिजिटल एक्सरे, पैथोलॉजी लैब, फार्मेसी। आरएस हॉस्पिटल, प्रगति नगर, कोटड़ा, बाबा रामदेव मंदिर के पास, अजमेर। ए सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। और अब शुरू करते हैं समाचारों का बेहतरीन सफर। अपने आप को अतुलित बलशाली कहने वाले, मिनी मुख्यमंत्री कहलाकर खुश होने वाले, अजमेर उत्तर का अपने आप को अगला उम्मीदवार घोषित कर आत्म प्रचार में लगे धर्मेंद्र राठौड़ कितने बड़े वादा फरामोश हैं, यह जानना जरूरी है। आइए इस न्यूज पर गौर कर ले। सबसे पहले सुने इस गरीब महिला की बात। मुझे अभी 2 महीने हो गए, वापस उनका कोई रिप्लाई नहीं आया। मैंने कॉल किया था आगे होकर, उन्होंने बोला अभी नहीं हो सकता। और है ना, मुझे राशन पानी दोबारा नहीं मिला है, बस एक बार ही मिला है। उन्होंने बोला था हम हर महीने करेंगे हेल्प, राशन कार्ड चालू करवाएंगे, आपका बीपीएल चालू करवा के देंगे। और है ना, पेंशन भी बंद हो गई है, 3 महीने से पेंशन भी नहीं आ रही है। तो इस वजह से हम थोड़ा घर में परेशानी चल रही है, तो वो कुछ तो करके दे ना हमें। धर्मेंद्र राठौड़ की तरफ से ये कांग्रेस के द्वारा थे, अनिल जी आए थे और है ना, मतलब आगे होकर ही उन्होंने कॉल किया था हमको, भाई क्या परेशानी है, तो हमने बताई। फिर वो आए थे घर पे और नंबर भी लिख के गए दीवार पे खुद का, तो भाई ऐसे ऐसे बात हो तो हमको कॉल करना। मैंने कॉल भी किया था अभी 8-10 दिन पहले, पर मुझे कोई ना ही सामान मिला, ना ही कोई रिप्लाई आया दोबारा। और जबकि उन्होंने बोला राशन कार्ड, बीपीएल और है ना पेंशन मम्मी की बंद हो गई है 3 महीने से, तो चालू करवा देंगे आपकी, पर कुछ काम नहीं हुआ अभी तक। धर्मेंद्र राठौड़ कांग्रेस के नेता है जिन्होंने अनिल जी को भेजा था हमारे घर हेल्प के लिए, लेकिन अभी तक तो कोई एक बार ही हेल्प हुई है 2 महीने में, बाकी कुछ नहीं मिला है हमको, सिर्फ राशन पानी मिला था एक बार। जब आए थे क्या बड़े बड़े वादे बोला था राशन कार्ड चालू करवा देंगे आपका, अगर कोई कुछ बोलता भी है ना आपको मकान के चक्कर में भी, तो हम बैठे हैं आपकी हेल्प करेंगे, मम्मी की पेंशन चालू करवा देंगे, बीपीएल बनवा देंगे, और जो हर महीने मतलब हर साल जो हम 900 रुपये देते हैं ना जन आधार का, वो भी क्या नहीं देने पड़ेंगे आपको। बहुत सारे वादे किए पर अभी तक तो एक भी पूरा नहीं हुआ है। इस गरीब महिला को धर्मेंद्र राठौड़ के खास सिपह सालार अनिल शर्मा ने बेवकूफ बनाया।
यह महिला खुद उनसे मदद मांगने नहीं गई थी, खुद राठौड़ के द्वारा भेजे गए अनिल शर्मा आए थे। चुनावी चक्कर चलाने के लिए घर जाकर इन्होंने किस तरह बेवकूफ बनाया, यह भी सुन लीजिए। देखिए, कल राजीव शर्मा जी से रात को लविशा जी की बात हुई है। लविशा जी, पहले आप इनको दिखाएं। मैं इनका धन्यवाद करना चाहूँगा। ये सामाजिक कार्यकर्ता हैं और इन्होंने इस परिवार की पीड़ा को राजीव जी के माध्यम से धर्मेंद्र राठौड़ साहब तक पहुँचाया। जैसे ही राठौड़ साहब तक ये खबर पहुँचती है, उन्होंने स्पेशल रूप से मुझे फ़ोन करके कहा कि इनके पूरे महीने की राशन जो उनके अकॉर्डिंग हो, मतलब इस 2 शब्द थे, उनके अकॉर्डिंग जो राशन हो, तो हमने जो लिस्ट आई थी उससे डबल राशन, और जो सिंधी फैमिली जो आमतौर पे खाती है उस तरह का राशन तैयार करके, और वो खुद आने वाले थे, पर दुर्भाग्य से उनको अचानक जयपुर जाना पड़ा, तो उन्होंने अपनी सरकारी गाड़ी में राशन यहाँ पहुँचवाया। मुझसे कहा कि उनके डॉक्यूमेंट्स ले लीजिएगा और उनकी दीवार पे मोबाइल नंबर लिख दीजिएगा। मैंने पीछे मोबाइल नंबर लिख दिए हैं। उस परिवार को अब कोई तकलीफ नहीं होगी। हम इनके पेपर ले लिए, कल कलेक्टर साहब से मैं मिलके मंडे को, और जो सरकारी स्कीम्स में इनको फ़ायदा मिल सकता है वो दिलवाएंगे, और यदि किसी कारण से ऐसी कोई स्कीम नहीं है तो इस बात को मुख्यमंत्री तक पहुंचाएंगे, मुख्यमंत्री जी के निवेदन करके, और ये करेंगे कि ऐसे परिवारों के लिए कोई रास्ता निकले आकस्मिक स्कीम, और तब तक राठौड़ साहब अपने जेब से इस परिवार के राशन की व्यवस्था करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का एक ही लाइन है, कोई परिवार भूखा नहीं सोए, बस उसी को निभाने के लिए राठौड़ साहब और हम सब लगे हुए हैं। तो आपने जान लिया ना कि अनिल शर्मा कितना बड़ा झूठा आदमी है। भाजपा की जिस महिला नेता को इन्होंने समाचार का हिस्सा बनाया, यह इनसे सुनिए। इनका नाम है लविशा रमानी। नमस्ते। एक्चुअली मैं लविशा रामानी, समाज सेविका। शुरू से मैं कई सालों से जुड़ी हुई हूँ, हर किसी मतलब कर ही रही हूँ जो भी दिखता है। तो ये मेरे मिलने वाले ही थे। इनकी हेल्प के लिए कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, कुछ लोगों ने हेल्प की थी, तो मैंने उनकी पोस्ट डाली थी। उस पोस्ट को देख के मेरे पास एक कॉल आया था कि हम इनकी हेल्प करना चाह रहे हैं। मैंने कहा ठीक है, हेल्प के हाँ, लेकिन उन्होंने कहा, मैंने उनको एड्रेस दे दिया था, लेकिन मुझे फोर्स किया गया कि नहीं, आप साथ चलिए हमारे, और हम इनको अच्छे से करा देंगे, ये कराएंगे, इनको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम लोग साथ में गए। उसके बाद वो न्यूज़ वालों को साथ में लेके आए। ठीक है, बाय डी न्यूज़ दी, वादे बहुत बड़े बड़े किए, मतलब एक दिन का सीएम नायक जी बने, ये बने, वो बने, हमको कोई दिक्कत नहीं थी। मैंने कहा ठीक है, अगर किसी का भला हो रहा है, अच्छी बातें ही कर रहे हैं। लेकिन अभी 2 महीने हो गए। पहले मैंने फ़ोन किया था, अनिल जी ने बोला मैं धर्मेंद्र राठौड़ जी का नंबर लिख रहा हूँ दीवार पे। हालांकि उन्होंने अपना नंबर लिखा था। अनिल जी जयपुर से आए थे। मैंने उनको खुद आगे से फ़ोन किया कि अनिल जी 2 महीने 1.5 महीने हो गए, क्या करना है इस फैमिली का? चलो आप राशन नहीं दे सकते हो, कोई बात नहीं, हमको डिपेंड नहीं रहना, लेकिन जो सरकारी सुविधा है, आपके तो 1 मिनट का काम है धर्मेंद्र राठौड़ जी का, आपने वादे किए हैं तो उसे पूरा कर दीजिए। इनके राशन चालू करवा दीजिए, और पेंशनें जो रुकी हुई हैं, इनके बुरे माँ बाप हैं, आप उनकी वजह चालू करवा दीजिए जो हो सकता है। तो बोला वो अभी बस का नहीं है हमारे, वो तो हो नहीं रहा अभी कुछ भी, और राशन भी हमसे नहीं हो पाएगा। क्लियर मना कर दिया। इसके बाद मैंने दीदी को खुद आगे होकर बोला आप एक बार फ़ोन करके देखिए, लेकिन कोई सही से रेस्पॉन्स नहीं मिला। मैं ये कहती हूँ, अगर आप नहीं कर सकते हो तो किसी झूठे वादे मत करिए। इस बीच में ना एक पोस्ट और आई थी किसी की, अजमेर मार्केट ग्रुप में कोई संजय अग्रवाल जी थे, जो थोड़ा कैंसर से पीड़ित थे, उनकी कंडीशन अच्छी नहीं थी। उसके लिए भी मुझे आगे से इन्होंने बोला कि दीदी आप उनसे एड्रेस ले लो, लोकेशन पूछ लो, और हम इनको दवाइयाँ, हर महीने राशन, जो थेरेपी वगैरह होगी, हम अपने तरफ से करवा देंगे। मैंने आगे फ़ोन किया उनको, उनका एड्रेस लोकेशन पूछ लिया, उनको ये बोल दिया हम आधे घंटे में आ रहे हैं। लेकिन भैया आज उसको भी 20 दिन हो गए, ना वो आए ना क्या। अगला बंदा डेली मुझे फ़ोन करके पूछता है क्या रहा। तो मैं सिर्फ इतना कहूँगी, जो आप नहीं कर सकते हो उसके लिए बोलो मत, या बोला है तो करो, सीधी सी बात है। अनिल शर्मा नामक झूठे व्यक्ति ने अपने हाथ से दीवार पर अपना फोन नंबर लिखा ताकि गरीब युवती इनके संपर्क में रह सके। 1 महीने का राशन देकर अपने से जुड़ने का रास्ता बनाने वाले अनिल शर्मा ने इस परिवार के अलावा एक कैंसर के मरीज को दवाई देने का झांसा देकर खुद से जोड़ना चाहा। उनके यहाँ भी युवती है, बाद में उससे भी पल्ला झाड़ लिया। जाहिर है कि धर्मेंद्र राठौड़ या तो चुनावी हथकंडे अपनाकर अपनी टीम को आजाद छोड़े हुए हैं, या ये कारिंदे ही उनके नाम की लुटिया डुबाने की सुपारी ले चुके हैं। बताया जा रहा है कि शास्त्री नगर रोड पर किसी का बंगला इन्होंने बतौर ऑफिस किराए पर ले रखा है, जहां युवक युवतियों का जमघट लगा रहता है। अजीबोगरीब मजाकें और चुहलबाजी होती रहती है। राठौड़ के यहाँ वेतन लेकर काम करने वाले आए रोज नए नए शिकार ढूंढते हैं। लाल डायरी कांड में चर्चित राठौड़ जरा अजमेर में भी नियंत्रण रख ले, कहीं कोई दूसरा कांड यहाँ ना हो जाए। मणिपुर में महिलाओं, आदिवासियों और अल्पसंख्यकों के विरुद्ध बढ़ते अत्याचार को रोकने में भाजपा सरकार की विफलता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मणिपुर की विभत्स घटनाओं पर मौन धारण करने को लेकर राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के निर्देशानुसार आज अजमेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष विजय जैन के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने भाजपा की महिला विरोधी केंद्र सरकार के विरुद्ध विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेसियों ने महिला अत्याचार के विरोध में अग्रसेन सर्किल सूचना केंद्र पर एकत्रित होकर विरोध स्वरूप पैदल मार्च का आयोजन किया। पैदल मार्च करते हुए कांग्रेसी जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे और केंद्र सरकार की विफलताओं और महिलाओं, आदिवासियों,
अल्पसंख्यकों के विरुद्ध हो रहे अत्याचार को रोकने में विफल रहने पर तथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी के विरोध में राष्ट्रपति के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कांग्रेसियों ने राष्ट्रपति से मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की। इस अवसर पर राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष नसीम अख्तर इंसाफ, अजमेर संभाग के प्रभारी रामविलास चौधरी, अजमेर प्रभारी छोटू राम मीणा, राजेंद्र परसवाल, अजमेर डेयरी के सदर रामचंद्र चौधरी, पूर्व विधायक डॉक्टर गोपाल वाहिती, नाथुराम सिनोदिया, राम नारायण गुजर, महेंद्र गुजर, ब्रह्मदेव कुमावत, पूर्व जिला प्रमुख राम स्वरूप चौधरी, राजेश टंडन, महेंद्र सिंह रलावता, हेमंत भाटी, कमल बाकोलिया, मनोज चौहान, डॉक्टर सुनील लारा, वाजिद खान चीता, द्रौपदी कोहली, महासचिव शिव कुमार बंसल, महेश चौहान, वैभव जैन, हाजी इंसाफ अली, ब्लॉक अध्यक्ष निर्मल बेरवाल, पवन ओढ़, मामराज सेन, देशराज मेहरा सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे। मणिपुर की घटना को घटे हुए आज लगभग 80 से 82 दिन हो गए और एक ऐसी घटना घटी है जिससे पूरा देश बड़ी एक दुखद घटना ये घटी है। 80 दिन के बावजूद देश के प्रधानमंत्री, जहाँ पर डबल इंजन सरकार वो कहते हैं कि प्रधानमंत्री, जिन्हें आज दिन तक 80 दिन गुजर जाने के बावजूद भी मौन धारण किए हुए, कोई वहाँ पर सैकड़ों लोग मर गए, 150 लोग मर गए, लगभग 50,000 लोग बेघर हो गए। कितनी महिलाएं, और ये तो एक दो घटना जो ओपन वायरल हुई, कितनी घटना वहाँ पर, क्योंकि वहाँ नेट बंद, 80 दिन से नेट बंद है। वहाँ के लोग जो आते कि वहाँ के हालात बड़े बेकाबू हैं और 80 दिन बाद भी माननीय हमारे संपूर्ण विपक्ष लोकसभा में प्रधानमंत्री जी से मांग करते हैं, गृह मंत्री जी से बात मांग करते हैं कि आप वक्तव्य दीजिएगा, आप इस पर चर्चा करिएगा, इसके ऊपर शांति बहाली का प्रयास करिएगा। क्या कदम आपकी सरकार ने, राज्य सरकार ने, केंद्र सरकार ने उठाया? कोई चर्चा नहीं, कोई बात नहीं, कोई एक्शन नहीं। वक्तव्य इस बात का विपक्ष को, पूरे देश को, पूरे भारत को इससे आश्वासन देना चाहिए कि वहाँ पर ये कार्रवाई हम करेंगे और इस तरह से शांति बहाली के लिए ये प्रोग्राम। वहाँ पर दो समुदायों के बीच के अंतर्गत इतना तनाव पैदा हो जाना, इतनी बड़ी घटना घटित हो जाना, जिससे लगता है कि वहाँ की सरकार नाकाम है, देश की सरकार नाकाम रही है वहाँ पर कानून व्यवस्था कायम स्थापित करने में। वहाँ के मुख्यमंत्री जी को और देश को प्रधानमंत्री जी को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। पद पर रहने की कोई उनका अधिकार नहीं है जब देश पूरा मणिपुर वहाँ पर जल रहा हो, आग लग रही हो। राष्ट्रपति जी के नाम पर आज ज्ञापन दिया गया है और ज्ञापन के अंदर जो मणिपुर के अंदर महिलाओं के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ है, मोदी जी की सरकार ने कहा था महिलाओं को सम्मान मिलेगा, नौजवान को काम मिलेगा और भ्रष्टाचार देश में समाप्त होगा, मगर आज सब उल्टा हो रहा है। जिस तरह देश के आज़ादी के आंदोलन के अंदर भी जो चीज नहीं हुई अंग्रेजों के जमाने के अंदर, वो मणिपुर में महिलाओं के साथ में हुई है। जातिगत संघर्ष फैल रहा है, भाई को भाई मार रहा है और 80 दिनों से लोग कहा करते थे कि जब देश के अंदर, रोम के अंदर जब मारकाट चली हुई थी तो रोम वहाँ का बांसुरी बजा रहा था। और अब मैं कह सकता हूँ कि 80 दिनों के बाद में भी मोदी जी की सरकार बिल्कुल सोई पड़ी है। मोदी जी को टाइम नहीं है कि 1 मिनट के लिए भी, वो होने कि 1 मिनट के लिए भी मणिपुर में जाएं, महिलाओं पर जो अत्याचार हो रहा है उसको देखें, उनको रुकवाएं। मैं तो इस आपके माध्यम से मांग करना चाहता हूं कि मोदी जी और विशेष तौर से अमित शाह जी को तुरंत प्रभाव से अपना इस्तीफा देना चाहिए, जनता से माफी मांगनी चाहिए, महिलाओं का सम्मान आगे बढ़ना चाहिए। इसी को लेकर आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर तमाम जिलों के अंदर कांग्रेस जनों ने आज ज्ञापन दिया है और अपनी बात। अजमेर में आई फ्लू महामारी की तरह फैल रहा है। बाढ़ और बारिश की वजह से आई फ्लू के मरीजों की बढ़ती संख्या देखते हुए सलाह दी जा रही है कि लोग सावधानी बरतें। लक्षण दिखने पर बच्चों को स्कूल न भेजने का निर्देश भी दिया जा रहा है। अजमेर के हॉस्पिटलों में आई फ्लू के मरीज लगातार बढ़ रहे हैं। अजमेर में तेजी से फैल रहे आई फ्लू को देखते हुए JLN हॉस्पिटल ने संक्रमण की वजह तलाशने के लिए जांच शुरू कर दी है। JLN हॉस्पिटल के नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राकेश पोरवाल ने बताया कि रोजाना OPD में काफी नए मामले आ रहे हैं। अस्पताल में 15 से 20 मरीज आ रहे हैं और इसमें हर उम्र के लोग शामिल हैं। अभी जिस परिवार में किसी को आई फ्लू हो रहा है तो पूरा परिवार इससे संक्रमित हो जाता है। औसतन 1 हफ्ते से लेकर 10 दिन का समय ठीक होने में लग रहा है। इस साल बाढ़ और बारिश की वजह से आई फ्लू के मामले बहुत ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। विशेष रूप से बच्चे और टीनेजर्स को संक्रमण हो रहा है। संक्रमित लोगों की आंखें लाल हो जाती हैं, पानी निकलता है,
ऐसा महसूस होता है कि आंख में कुछ अटक गया हो। सभी मरीजों का इलाज यहाँ किया जा रहा है और उपचार के तरीके भी बताए जा रहे हैं। सबसे पहले तो मैं मेरे सभी मरीज और रोगी भाइयों का बहुत बहुत अभिवादन करना चाहूँगा। अभी इन दिनों पिछले 10 दिन से बराबर आँखों की बीमारी चल रही है, जिसे हम बोलते हैं कंजक्टिवाइटिस या आई फ्लू या आँखें आना, या हम अंग्रेजी भाषा में बोलते हैं एक्यूट कंजक्टिवाइटिस। मरीज को आँखों में चुभन, पानी आना, दर्द होना, लाल होना, ऐसे लगना कि जैसे कुछ चिपक रहा है, ऐसे लग रहा है जैसे कोई चीज़ आँख में घूम रही है। तो इस तरह के शिकायत के मरीज आ रहे हैं। मरीज ज़्यादातर जो मरीज आ रहे हैं, जो बाहर निकल रहे हैं, जो ट्रेन या बस का सफ़र कर रहे हैं, पूरी के पूरे परिवार के सदस्यों का इसमें आई फ्लू का हिस्सा हो रहा है। पर रोगी भाइयों, आपको बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादातर मरीज अपने आप 4 से 5 दिन में ठीक हो रहे हैं। मरीजों को सिर्फ ये करना है कि अपने गुनगुने पानी से आँखों को नियमित रूप से बराबर धोना है 3-4 बार। सबसे अपने आप को दूरी बना के रखनी है। मोबाइल, टीवी, लैपटॉप, जो भी चीज़ें हैं जिनको कम से कम छू सकें उतना अच्छा है। साबुन से अपनी आँखों को और हाथों को धोते रहें बाहर से, और एंटीबायोटिक ड्रॉप्स का ही प्रयोग करें। कोई भी दवा जो ओवर द काउंटर दवाई की दुकान से वो ले रहे हैं, वो बिल्कुल ख़रीद के ना डालें। किसी नेत्र चिकित्सक को दिखा के ही वो दवा काम में लेवें, और केवल एंटीबायोटिक ड्रॉप्स का ही प्रयोग करें, क्योंकि ये बीमारी स्वतः ही 3 से 4 दिन में ठीक हो रही है। प्रदेश भर में दिनों दिन लगातार बढ़ते आई फ्लू के प्रकोप से मरीजों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। नसीराबाद के अस्पतालों में रोजाना बड़ी संख्या में नेत्र रोग से संबंधित मरीज आ रहे हैं। आपको बता दें कि नसीराबाद उपखंड के सबसे बड़े 150 पलंग वाले राजकीय सामान्य चिकित्सालय के नेत्र चिकित्सा कक्ष में मरीजों की भारी भीड़ लगी पड़ी है। तो वहीं दूसरी ओर आई फ्लू बीमारी से जूझ रहे मरीजों को नेत्र चिकित्सक कक्ष के बाहर घंटों खड़े होकर चिकित्सक का इंतजार करना पड़ रहा है, जिससे मरीजों को काफी परेशानी हो रही है। ये मैं राजकीय हॉस्पिटल आया हुआ हूँ, मतलब आगे दिखाने के लिए। मेरे को आधा घंटा हो गया, मतलब यहाँ डॉक्टर नहीं है अभी। कम से कम 30 जना है। मेरे को तो बोल रहा हूँ ना, आधा घंटा मतलब 20-25 मिनट हो गया। मतलब भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने श्रीनगर पुलिस थाने के हेड कांस्टेबल जयपाल सिंह को बुधवार सुबह 5,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। हेड कांस्टेबल ने परिवादी को उसके खिलाफ दिए गए परिवाद में कार्रवाई करने व शांति भंग में गिरफ्तार करने की धमकी देकर 10,000 रुपए की रिश्वत की मांग की थी। अतिरिक्त प्रभारी महानिदेशक एसीबी हेमंत प्रियदर्शी ने बताया कि एसीबी अजमेर इकाई ने परिवादी की शिकायत का सत्यापन करने के बाद बुधवार सुबह श्रीनगर थाने के हेड कांस्टेबल जयपाल सिंह को 5,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। हेड कांस्टेबल जयपाल सिंह परिवादी को उसके विरुद्ध थाने में दर्ज परिवाद में धारा 151 में बंद करने की धमकी देकर 10,000 रुपए की रिश्वत राशि की मांग कर परेशान कर रहा था। परिवादी ने मामले में एसीबी अजमेर चौकी में शिकायत दी थी। एसीबी अजमेर के उप महानिरीक्षक रणधीर सिंह के सुपरविजन में एसीबी अजमेर इकाई के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अतुल साहू व निरीक्षक नरेश चौहान ने कार्रवाई की। हेड कांस्टेबल जयपाल सिंह ने परिवादी से सत्यापन की कार्रवाई में 2,000 की रिश्वत ली थी। एसीबी की पड़ताल में आया कि हेड कांस्टेबल जयपाल सिंह ने सत्यापन की कार्रवाई से पूर्व में 5,000 रुपए ले चुका था। हालांकि पूर्व में दिए गए 5,000 रुपए की एसीबी कार्रवाई में शामिल नहीं है। सत्यापन की कार्रवाई के बाद एसीबी ने ट्रैप कार्रवाई करते हुए बुधवार को परिवादी को रिश्वत राशि के साथ श्रीनगर थाने भेजा। थाना परिसर में एसीबी टीम ने रिश्वत राशि थमाते ही हेड कांस्टेबल जयपाल सिंह को दबोच लिया। श्रीमान डीजी साहब के निर्देशन में आज एक कार्रवाई की है, जिसमें परिवादी ने हमें बताया कि श्रीनगर थाने का एक हेड कांस्टेबल है जयपाल सिंह, जो उसे धारा 151 CRPC में बंद करने की धमकी देकर और उससे 10,000 रुपये की रिश्वत मांग कर रहा है। उस पर हमने सत्यापन करवाया। सत्यापन के दौरान भी आरोपी ने 2,000 रुपये की रिश्वत प्राप्त कर ली थी, और आज दिनांक ट्रैप कार्रवाई करते हुए आज 5,000 रुपये की रिश्वत राशि उसने ग्रहण की। उसको रंगे हाथ हमने गिरफ्तार किया। ये परिवाद था श्रीनगर थाने पर एक, जिसमें हमारे जो परिवादी है उसके विरुद्ध ये परिवाद था। उसके ज़मीनी विवाद है कोई, और उसके पारिवारिक मामला जो विवाद चल रहा है, उस विवाद को सेटल करने के मामले में इसने धमकी दी थी कि ये आपको बंद किया जाए। शेरू नाम से एक हमारा परिवादी है, इसके संबंध में और हम डिटेल आपको बता देंगे। कांग्रेस सरकार के खिलाफ 1 अगस्त को भारतीय जनता पार्टी के द्वारा राजस्थान विधानसभा का घेराव किया जाएगा। इस घेराव में अजमेर से हजारों और राजस्थान से लाखों कार्यकर्ता शामिल होंगे। अजमेर उत्तर विधानसभा से विधायक वासुदेव देवनानी ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया और पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि पिछले 4.5 साल में राजस्थान की कांग्रेस सरकार के द्वारा सभी वर्ग परेशान है। वहीं राजस्थान विधानसभा में कांग्रेस विधायक राजेंद्र गुड़ा और लाल डायरी को लेकर प्रदेश की सियासत गरमाई हुई है। विधानसभा से सस्पेंड किए गए गुड़ा को लेकर अब पूर्व शिक्षा मंत्री वासुदेव देवनानी का बयान सामने आया है। देवनानी ने कहा है कि लाल डायरी में सरकार का काला सच छिपा है।
देवनानी ने कहा है कि जिस लाल डायरी से पूरी कांग्रेस बौखलाई हुई है उसका काला सच सबके सामने नहीं आए, इसके लिए षड्यंत्र के तहत सदन में विधायक गुड़ा को घेरकर पीटा गया। देवनानी ने कहा कि घटना साबित करती है कि कांग्रेस किसी की सगी नहीं है। जिस विधायक गुड़ा ने संकट के समय सरकार को बचाया और बाद में मंत्री बनाया, उसी को एक सच स्वीकार करते ही तत्काल बर्खास्त कर दिया गया। सदन में उसके साथ मारपीट तक कर डाली। यह राजस्थान विधानसभा के इतिहास का एक काला दिन था। राजस्थान में गहलोत सरकार के पिछले 4.5 साल के अंदर भ्रष्टाचार, चरमराई कानून व्यवस्था, युवाओं किसानों के साथ झूठे वादे, पेपर लीक, दलित आदिवासियों का अपमान, तुष्टीकरण, बिजली और इस प्रकार के मुद्दों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आम जन को साथ लेकर के आगामी 1 अगस्त को राजस्थान जयपुर में हम सचिवालय का महा घेराव करेंगे, जिसमें पूरे राजस्थान के कोने कोने से लाखों लोग पहुंचेंगे और अजमेर से भी हज़ारों कार्यकर्ता प्रत्येक बूथ से, प्रत्येक शक्ति केंद्र से वहां पर रहेंगे और इस सरकार को ये बता देंगे कि आपकी जनता जो 8 करोड़ आपके कारनामों से त्रस्त है, और उसे पर्टिकुलर जो पिछले दिनों जिस प्रकार से इनके 500 करोड़ के भ्रष्टाचार का मुद्दा लाल डायरी के ओर से सामने आया है, मैं समझता हूं कि आपने एक मंत्री रहे हुए, आपकी सरकार के मंत्री जिसे 2 बार आपकी सरकार को जो है जिंदा रखा, मुख्यमंत्री के अपने पद से नहीं हटने दिया, ऐसे व्यक्ति को सत्ताधारी दल ने अपने सत्ताधारी एमएलए को ठोका और उसके साथ उसकी लाल डायरी छीन ली, जिसमें 500 करोड़ का है, और उसमें भी अजमेर के जो मुख्यमंत्री के खास बने फिरते हैं। मैं यदि कहूँ कि मुख्यमंत्री के दलाल हैं तो शायद अतिशयोक्ति नहीं होगी। उन्होंने वहाँ पे 500 करोड़ की ये डायरी, लाल डायरी, उनके घर से गायब की गई है, और जब ईडी और इनकम टैक्स का वहाँ पे छापा पड़ा, उसे किसका हिसाब है? अतः मैं आपके माध्यम से ये लोगों से मांग करता हूँ, उस लाल डायरी को जनता के बीच में लाइए और सबके सामने उसके पत्ते खोलिए, तो असलियत मालूम होगी, दूध का दूध पानी का पानी होगा। क्यों किस प्रकार से मुख्यमंत्री जी ने 4 साल राज किया है, किस प्रकार से एमएलए को खरीदा है, किस प्रकार राज्यसभा चुनाव में प्रलोभन दिए हैं, जिस प्रकार से उन्होंने लोगों के जबान बंद किए, अपने 100 एमएलए के कांग्रेस से जहाँ लूट कर दिया है, इसी प्रकार का भ्रष्टाचार के महामुद्दा होगा। समाचारों को देते हैं छोटा सा विराम, जल्द ही मिलते हैं खबरों के नए सफर पर। अजमेर शहर में प्लॉट, मकान, फ्लैट, दुकान आदि खरीदने, बेचने व किराए हेतु आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें वर्षा रियल एस्टेट ऐप। वर्षा रियल एस्टेट, ए यूनिट ऑफ वर्षा ग्रुप, लेट्स यू लिव बेटर। RS Hospitals, the name of trust, डॉक्टर जयप्रकाश केवलानी के सानिध्य में सुपर स्पेशलिटी चिकित्सा सुविधाएं, ऑर्थोपेडिक सर्जरी, न्यूरो एवं स्पाइन, यूरोलॉजी, जनरल सर्जरी, अस्थमा, दमा, श्वास, टीबी, नाक, कान, गला और साथ ही मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत निःशुल्क इलाज हेतु अनुबंधित हॉस्पिटल, 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं, डिजिटल एक्सरे, पैथोलॉजी लैब, फार्मेसी। RS हॉस्पिटल, प्रगति नगर, कोटड़ा, बाबा रामदेव मंदिर के पास, अजमेर। ये सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते हैं खबरों पर। नसीराबाद के निकटवर्ती ग्राम बिठूर पंचमता में खेत में कार्य कर रही 25 वर्षीय विवाहिता का अचानक पैर फिसला और वह अपने 2 बच्चों के साथ कुएं में जा गिरी, जिससे पूरे गांव में मातम छा गया। नसीराबाद के निकटवर्ती ग्राम बिठूर पंचमता में खेत में कार्य कर रही 25 वर्षीय विवाहिता का अचानक पैर फिसलने से विवाहिता अपने 2 नन्हे मुन्ने बच्चों के साथ कुएं में जा गिरी, जिससे पूरे गांव में मातम छा गया। विवाहिता के परिजनों ने बताया कि
25 वर्षीय रूबीना अपने 2 नन्हे मुन्ने बच्चों को खेत पर ले जाकर कुएं के नजदीक कपड़े धो रही थी। इसी दौरान रूबीना का अचानक कुएं से पानी भरते समय पैर फिसल गया, जिससे रूबीना अपने दोनों बच्चों के साथ कुएं में जा गिरी। बमुश्किल ग्रामीणों ने तीनों को बाहर निकालने का प्रयास किया, मगर जब तक उनको निकालते तीनों की मौत हो चुकी थी। कुएं में पानी गहरा होने के कारण ग्रामीणों ने नसीराबाद सदर थाना पुलिस और मांगलियावास थाना पुलिस को 2 बच्चों सहित एक विवाहिता के कुएं में गिरने की सूचना दी, जहां दोनों थानों की पुलिस ने मौके पर पहुंचकर अजमेर एसडीआरएफ की टीम को सूचना दी, जहां एसडीआरएफ की टीम ने कुएं में उतरकर 10 घंटे रेस्क्यू चलाने के बाद तीनों शवों को कुएं से बाहर निकालकर मांगलियावास थाना पुलिस को सुपुर्द किया, जहां मांगलियावास थाना पुलिस ने तीनों शवों को सरादना मोचरी में रखवाया है। वहीं परिजनों की शिकायत के बाद चिकित्सकों ने तीनों शवों के पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंप दिए। कृष्णगंज थाना अंतर्गत छतरी योजना B28 में रहने वाले लोकेश तिवारी के सोने मकान का ताला तोड़कर चोर सोने के आभूषण और पीतल के बर्तन चुराकर ले गए। रिश्तेदारों ने इसकी जानकारी मकान मालिक को दी। चोरी हुए सामान की कीमत करीब 2 लाख रुपए बताई जा रही है। पीड़ित ने पुलिस को तहरीर देकर कुछ लोगों पर चोरी करने का शक जाहिर किया है। मकान मालिक मुकेश तिवारी के जीजा राकेश द्विवेदी ने चोरी की जानकारी देते हुए बताया कि उनका साला लोकेश तिवारी बेंगलोर में जॉब करता है और यह मकान सूना पड़ा रहता है। बीती रात शातिर चोरों ने सुने मकान के दरवाजे पर लगे ताले तोड़े और आराम से अंदर सारी अलमारियों को चेक किया और वहां रखे चांदी और सोने के आभूषण सहित महंगे बर्तन चुरा लिए और फरार हो गए। राकेश द्विवेदी ने यह भी बताया कि इनके घर के सामने एक मकान का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, जहां कुछ बाहर के लोग भी काम कर रहे हैं। हो सकता है उन्होंने रेकी कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया हो। चोरी की सूचना मकान मालिक को फोन पर दी गई। उसके बाद कृष्णगंज थाना पुलिस को सूचना दी। कृष्णगंज थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का मौका मुआयना कर आगे की तफ्तीश शुरू कर दी है। ये कल रात को ये छतरी योजना में B28 लोकेश तिवारी का मकान है। ये यहाँ नहीं रह रहे हैं, बाहर रह रहे थे बेंगलोर में, और रात को ये वारदात हुई। चोर आए और यहाँ से ले गए हैं। यहाँ सामने एक मकान बन रहा है जिसके अंदर काफ़ी लेबर काम कर रही है, यहाँ की और बाहर की, प्रदेश के बाहर की। तो हो सकता है उनमें से किसी ने रैकी करी और ताले तोड़ के अंदर जो भी सामान था इत्मीनान से सब देख दाख के सारे लॉकर वॉकर तोड़ के लेके गए हैं। सामान चांदी के बर्तन रखे हुए थे, सोने की बालियाँ और चेन रखी हुई थी। लगभग 2-2.5 लाख रुपए का सामान चला गया। हाँ, पुलिस आई है, उन्होंने सारा सर्वे किया है। कृष्णगंज थाना, ये स्वर्गीय गोपाल कृष्ण तिवारी, उनके बेटे लोकेश तिवारी का मकान है। वो कहाँ थे? अभी वो बेंगलोर में उनकी नौकरी है, वहाँ पे बेंगलोर रह रहे हैं। अजमेर में इलेक्ट्रॉनिक शॉप के गल्ले से 25,000 रुपए चोर चोरी कर ले गए। दुकानदार कुछ देर के लिए किसी काम से पड़ोस में गया था और 2 युवक वारदात कर फरार हो गए। वहीं संदिग्ध 2 युवक पास ही लगे सीसीटीवी में कैद हुए हैं। रामगंज थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। रामबाग चौराहा अजमेर स्थित बंसीवार इलेक्ट्रॉनिक्स के मालिक फतेह सिंह ने बताया कि वह दोपहर को 3:30 बजे दुकान पर था और गले में 25,000 रुपए प्लास्टिक की थैली में बंद कर रखे थे। गले में ताला लगा रखा था, वह चाबी उसमें ही लगी हुई थी। आसपास रोड पर कोई नहीं था। वह पड़ोस में ही एक दुकान पर किसी काम से 5-10 मिनट के लिए गया था। 1 घंटे बाद जब बाजार जाने के लिए गल्ला खोला तो 25,000 नहीं मिले। इसके बाद पास ही की दुकान में लगे सीसीटीवी चेक किए तो पता चला कि 2 लड़के रामबाग चौराहे से आए और पहले बन्ना ई-रिक्शा की दुकान में गए। पीड़ित की दुकान में कोई नजर न आने के कारण उन्होंने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। बाद में आराम से दुकान के सामने से पुलिस चौकी भगवानगंज की तरफ गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ये रामबाग चौराहे से के अड़ते हुए रामबाग चौराहे पे दुकान है मेरी, बंसीवार इलेक्ट्रिकल। मैं फतेह सिंह बोल रहा हूँ और दुकान पे 3:30 बजे की बात है। 2 लड़के इधर से आए, रामबाग चौराहे से नाश्ता करते करते आए और बीच में सुनार का कैमरा लगता है, उस पर कैच हुए। उससे कैच होते हुए इधर आए। मेरी उसकी दुकान है बिजली की, बिजली के पास में एक बैटरी रिक्शे की भी दुकान है। उसमें आए दिन आते रहते हैं आदमी लड़के, कोई बैटरी की पूछता है, कोई क्या पूछता है, कोई पूछता है। तो हमने सोचा अननोन आदमी होगा, आके पूछा। उसके देखा, मैं पास की दुकान पे खड़ा था तो आया, इधर उधर देखा तो गले में मेरे ताला लगा हुआ था और उस पर चाबी लगी हुई थी लेकिन खुला हुआ था। तो उसने गल्ला खोलने के बाद उसने पूरी थैली निकाली पैसे की। उसको निकालने के बाद जेब में रखी और बड़े आराम से मेरे सामने से निकल के आगे भगवानगंज चौकी की तरफ निकला। और वो मेरे 2 दुकान छोड़ के वो कैमरा है बंटी भाई का। 3:30 बजे मालूम, मेरे को 4:30 बजे पता पड़ा। जब मैं बाजार जाने लगा तो मैंने बच्चे को बोला, यार तू दुकान पे आ,
मैं बाजार जाके आता हूँ सामान लेने, सामान के लिए लाया था मैं पैसे, दुकान का सामान लाने के लिए। तो 4:30 बजे मैंने सोचा कि यार तू दुकान घर पे आ, वो दुकान पे आ, सॉरी दुकान पे आ, मैं बाजार जाके आता हूँ। तो बच्चा आया तो मैंने पैसे देखे तो पैसे नहीं मिले, 25,000 थे। तो फिर मैंने पड़ोसी से पूछा, पड़ोसी ये ना दुकान पे बैठे वाले रिक्शे वाले, तो मैंने यार तुमने मजाक तो नहीं किया, हो सकता है पड़ोसी मजाक कर ले। तो बोले नहीं यार हम ऐसी मजाक नहीं करते हैं। तो फिर मेरे खलबली मची, फिर मैंने वो कैमरा देखा, फुटेज में पैसे निकालते हुए देखा बाकायदा फुटेज के अंदर। 2 जने थे ना, एक तो रोड पे खड़ा हो गया और एक इधर आके खड़ा होकर इधर उधर देखा, रेकी कर रहा था। वो खड़ा हुआ काला सा लड़का था और एक लंबा सा पतला था, उसमें पीली शर्ट और एक नीली शर्ट। थाने पे मैंने चौकी पे तुरंत उसके दूसरे दिन ही शिकायत दे दी, फुटेज दे दिए, फुटेज पैदल थे, बड़े आराम से इधर निकल के बिल्कुल। दरगाह कमेटी द्वारा संचालित शहर की प्रतिष्ठित ख्वाजा मॉडल स्कूल के स्टाफ ने वेतन विसंगति व स्थायीकरण जैसी विभिन्न समस्याओं को लेकर आज अपना विरोध मीडिया के सामने जाहिर किया। स्कूल स्टाफ सुरैया और कमलेश शर्मा ने बताया कि कोरोना काल में उनके द्वारा अपनी जान जोखिम में डालकर स्कूल के छात्र छात्राओं को ऑनलाइन और ऑफलाइन पढ़ाई कराई गई थी और स्कूल प्रशासन द्वारा यह कहा गया कि आपको इसका भुगतान जल्द किया जाएगा। 1 साल गुजर जाने के बाद भी जब स्कूल स्टाफ को भुगतान नहीं किया गया, तब जाकर 21 जून को स्कूल स्टाफ ने दरगाह कमेटी के नाम जिला कलेक्टर और केंद्र सरकार को वेतन की मांग को लेकर शिकायत दर्ज कराई। सभी स्कूल स्टाफ ने एकत्र होकर मीडिया के सामने अपनी परेशानी बताई। ख्वाजा मॉडल स्कूल सिविल लाइन से बात कर रही हूँ जी। मेरा नाम कमलेश शर्मा है और हम दरगाह कमेटी के ही मेंबर्स हैं, उनके ही सदस्य हैं, उससे ही जुड़ा हुआ हमारा स्कूल है। लेकिन अब कहा जा रहा है कि ये स्कूल अलग है, इंडिपेंडेंट है, जबकि अभी भी हमारे जितने भी पेपर्स हैं उन सब में यही लिखा हुआ आता है कि ये दरगाह कमेटी द्वारा ही प्रबंधित है। और यहाँ के टीचर्स की समस्याएं हैं, परमानेंट को लेकर है, कुछ वेतन विसंगतियाँ हैं, डीए है, इंक्रीमेंट है, इन सब समस्याओं को लेकर हम लोग बात कर रहे हैं सभी अधिकारियों से, लेकिन अभी तक सुनवाई नहीं हुई है। हाँ, दरगाह कमेटी यदि केंद्र सरकार से जुड़ी हुई है तो ऑब्वियसली ये स्कूल भी जुड़ा ही है। इस सबसे कि नाजिम साहब से कर लिया, RBSE में भी डाल दिया, CBSE में भी डाला है, हमने कलेक्टर साहिबा को भी दिया है, ज्ञापन दे दिया है हमने, लेकिन अभी कोई भी संतोषजनक जवाब अभी तक नहीं आया है, कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हम नहीं चाहेंगे कि बच्चों का कोई भी नुकसान हो, लेकिन टीचर्स यदि भावनात्मक रूप से या मानसिक रूप से परेशान रहेगा तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली इफेक्ट तो पड़ता है। कोशिश तो ये जल्दी से जल्दी बात मान ली जाए। मेरा नाम सुरैया नाज है, मैं यहाँ इस स्कूल में 22 साल से कार्यरत हूँ, सीनियर मोस्ट लेडी टीचर हूँ यहाँ पर। मैंने यहाँ स्कूल के सारे अप डाउन्स देखे, लेकिन ये जो स्थिति आज हमारे सामने खड़ी है, ऐसी स्थिति हमने कभी नहीं देखी। हमारा एक प्रॉब्लम, जैसे कि मैम ने और सर ने बताया, उसमें एक प्रॉब्लम ये भी है कि हमारा जो कोविड के टाइम का जो बैकलॉग का पैसा है वो भी हमें चाहिए। हमें ये कहा गया था, वो दौर ऐसा था जिस दौर में लोग डरे सहमे अपने घरों में बैठे थे, लेकिन हम अपने बच्चों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनको पढ़ा रहे थे। उस वक्त हमें ये कहा गया था कि आपको ये आपका बैकलॉग का पैसा दिया जाएगा, लेकिन आज बिल्कुल सांस लेने को तैयार नहीं है दरगाह कमेटी की, कौन सा बैकलॉग का पैसा, कैसा पैसा। तो ऐसा नहीं होता है सर। जब हम अपने इस इंस्टीट्यूशन को अपनी पूरी होल लाइफ दे सकते हैं तो ये इंस्टीट्यूशन हमारे बारे में क्यों नहीं सोच सकता। ये ख्वाजा मॉडल जो है ये दरगाह कमेटी का ही हिस्सा है, हमें यही कहा गया है और हम इसी आश्वासन पर अब तक यहाँ इस स्कूल में रुके हुए हैं। ये स्कूल हमने क्यों नहीं छोड़ा? क्या हम लोगों के पास अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है? या हर टीचर क्वालिफाइड है, सबके पास अच्छे से अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, मगर ये स्कूल माइनॉरिटी का स्कूल है और हम चाहते हैं कि अगर ये माइनॉरिटी का स्कूल है तो हम सब जानते हैं कि इस माइनॉरिटी के स्कूल में पेरेंट्स मतलब बच्चों को ट्यूशन्स अफोर्ड नहीं कर सकते। हम टीचर्स यहाँ इतनी मेहनत करते हैं कि बिना ट्यूशन्स के हम लोग अपने बलबूते पे उनको इतना अच्छा पढ़ाते हैं कि उनको ट्यूशन्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। हम यहाँ बच्चों के लिए इतना सोचते हैं, तो फिर दरगाह कमेटी हमारे लिए क्यों नहीं सुने? हर जगह 4 जगह शिकायत कर चुके हैं हम। CBSE ऑफिस गए, हम कलेक्टर मैडम को गए, हमने DO ऑफिस में कहा, नाजिम सर से पर्सनली मुलाकात की, हर चीज़ बताई गई है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। 21 जून से हम इस बात को मैनेजमेंट के सामने रख रहे हैं कि हमारे वेतन विसंगतियाँ हैं, कन्फर्मेशन है। कुछ टीचरों का लंबे समय से, जो 10 साल से 8 साल से लगभग, इनका कन्फर्मेशन भी नहीं हुआ है। हमारे जो वेतन मिल रहा है उसके अंदर भी बहुत बड़ी बड़ी विसंगतियां हैं। उनको दूर करने के लिए हमने इनके पास में कई बार पत्रचार भी किया है, लेकिन इनके अभी तक कोई हलचल नहीं हो रही, कोई मूवमेंट नहीं हो पा रहा। हाँ, हमने कलेक्टर महोदया को भी इसकी शिकायत करी है। जिला शिक्षा अधिकारी मुख्य जो हैं CDO है, उनको भी हमने लिखित में दिया है। CBSE RO साहब जो रीजनल कमिश्नर क्षेत्रीय निदेशक हैं, उनको भी इसका हमने रिटर्न में दिया है। और इनको नाजिम साहब को वर्बल भी कहा है और
इनको लिखित रूप में भी दिया है। काफ़ी समय हो गया, हम लोग कई बार हमने व्यक्तिगत रूप से मिले हैं इनसे, कई बार हमने लिखित में भी दिया है कि भी जो भी विसंगतियाँ हैं, जो भी आपकी ये जो कर रहे हो वो सर गलत है, आप इनको प्रॉपर वे में करिए। हमेशा आश्वासन दिएगा हम कर रहे हैं, अभी तक तो कोई आश्वासन पूरा नहीं हो रहा। हमारी एक मांग और दूसरी बात कि ये सिर्फ ओनली ओरली आश्वासन दिया जाता है कि आप पढ़ाइए, आपका हम करेंगे, लेकिन इस बार इन्होंने बिल्कुल मना कर दिया है कि आप खुद सस्टेन करिए और आप खुद अपना खर्चा खुद चलाइए। क्या स्कूल में आपसे, आप मीडिया वाले हैं, आप लोग दरगाह कमेटी में जाते हैं या कहीं भी बात करते हैं तो ये तो कई करते होंगे, स्कूल गरीब नवाज स्कूल जो है, ख्वाजा मॉडल स्कूल है, किस बुनियाद पर इसका निर्माण किया गया था और ये किसका पार्ट है? आज खुद मना कर रहे हैं कि ये दरगाह कमेटी का पार्ट नहीं है। वहीं स्कूल स्टाफ ने बयान जारी कर कहा कि अभी फिलहाल स्कूल में फंड की कमी है, जैसे ही स्कूल में फंड की व्यवस्था होगी सभी स्कूल स्टाफ का रुका हुआ भुगतान जल्द किया जाएगा। समाचारों को देते हैं छोटा सा विराम, जल्द ही मिलते हैं खबरों के नए सफर पर। अजमेर शहर में प्लॉट, मकान, फ्लैट, दुकान आदि खरीदने, बेचने व किराए हेतु आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें वर्षा रियल एस्टेट ऐप। वर्षा रियल एस्टेट, ए यूनिट ऑफ वर्षा ग्रुप, लेट्स यू लिव बेटर। RS हॉस्पिटल, द नेम ऑफ ट्रस्ट, डॉक्टर जयप्रकाश केवलानी के सानिध्य में सुपर स्पेशलिटी चिकित्सा सुविधाएं, ऑर्थोपेडिक सर्जरी, न्यूरो एवं स्पाइन, यूरोलॉजी, जनरल सर्जरी, अस्थमा, दमा, श्वास, टीबी, नाक, कान, गला और साथ ही मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत निःशुल्क इलाज हेतु अनुबंधित हॉस्पिटल, 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं, डिजिटल एक्सरे, पैथोलॉजी लैब, फार्मेसी। RS हॉस्पिटल, प्रगति नगर, कोटड़ा, बाबा रामदेव मंदिर के पास, अजमेर। ये सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का, इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। एक बार फिर आपका स्वागत है, आइए चलते हैं खबरों पर। MDS यूनिवर्सिटी में बुधवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा प्रदर्शन किया गया। ABVP ने कुलपति के नाम अपनी मांगों का ज्ञापन यूनिवर्सिटी प्रशासन को दिया है। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं की सिविल लाइन थाना पुलिस से धक्का मुक्की भी हुई। कार्यकर्ताओं ने जल्द मांग पूरी नहीं होने पर उग्र प्रदर्शन करने की चेतावनी दी है। ABVP की पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को भी MDS यूनिवर्सिटी में इकट्ठा होकर अपना विरोध जताया था। आज फिर प्रदर्शन करते हुए सभी कार्यकर्ताओं के द्वारा धरना भी दिया गया। इसी बीच सूचना पर पहुंची सिविल लाइन थाना पुलिस से कार्यकर्ताओं की धक्का मुक्की भी हुई। ABVP के महानगर मंत्री उदय सिंह शेखावत ने बताया कि स्टूडेंट्स द्वारा अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया गया है। यूनिवर्सिटी प्रशासन स्टूडेंट्स के साथ कुठाराघात कर रहा है। यूनिवर्सिटी प्रशासन को कुलपति के नाम ज्ञापन देकर जल्द मांग पूरी करने की बात रखी गई है। मांग पूरी नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी गई है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अजमेर महानगर के द्वारा जो परीक्षा के अंदर विश्वविद्यालय के अंदर कमियां आ रही है और पर्यावरण विषय में 80% बच्चों को फेल कर दिया गया और 80% बच्चों के साथ जो धोखाधड़ी विश्वविद्यालय प्रशासन कर रहा है, इसकी निंदा करते हुए आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने उनको ज्ञापन सौंपा है और उनसे तुरंत प्रभाव से कार्रवाई करने की मांग की है। जिस प्रकार से विश्वविद्यालय की खामियां हमें सामने नजर आ रही है कि कॉपियां गीली हो चुकी है और उसको स्पष्टता के साथ विश्वविद्यालय प्रशासन नहीं दिखा रहा है और हमारे को इसका स्पष्ट जवाब भी कोई नहीं दिया जा रहा है। इस विषय को लेकर आज ज्ञापन दिया गया और हमारी प्रमुख मांग यही रही कि उस जो पुस्तिकाएं गीली हुई है उनको स्पष्ट रूप से किया जाए कि कौन सी पुस्तिकाएं गीली हुई है और जो बच्चे फेल हुए हैं उनकी OMR वापस से चेक करके और इसका रिजल्ट पुनः जारी किया जाए। नहीं सहेगा राजस्थान अभियान का शुभारंभ किशनगढ़ विधानसभा क्षेत्र स्थित कृषि उपज मंडी में भाजपा राजस्थान द्वारा किया गया। किशनगढ़ विधानसभा क्षेत्र के भाजपा नेता विमल बड़जात्या के अनुसार अभियान का शुभारंभ किशनगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 भाजपा प्रभारी नवरत्न नराड़िया एवं किशनगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 भाजपा संयोजक किशन गोपाल दरगढ़ के संयुक्त निर्देशन में हुआ। अभियान में किशनगढ़ के कृषकों, श्रमिकों, उद्योगपतियों एवं व्यापारियों को राजस्थान कांग्रेस की अशोक गहलोत सरकार का फेलियर कार्ड का वितरण करते हुए विफलताओं से अवगत कराया गया।
ज्ञात रहे कि कुछ ही दिवस पूर्व राजस्थान विधानसभा एवं भारतीय जनता पार्टी राजस्थान प्रदेश कार्यालय में राजस्थान कांग्रेस की अशोक गहलोत सरकार की लाल डायरी का विमोचन हुआ है, जिसमें राजस्थान कांग्रेस की अशोक गहलोत सरकार की भ्रष्टाचार संहिता समाहित है। भाजपा का यह अभियान सर्वव्यापी एवं सर्वस्पर्शी रहेगा, जिसका मूल उद्देश्य राजस्थान की जनता को एक बेहतर शासन एवं प्रशासन का विकल्प उपलब्ध कराना होगा। इस दौरान नगर परिषद किशनगढ़ सभापति दिनेश सिंह राठौड़, युवा भाजपा नेता सुभाष चौधरी, किशनगढ़ क्रय विक्रय सहकारी समिति लिमिटेड अध्यक्ष चेतन चौधरी, भाजपा किसान मोर्चा अजमेर शहर जिला अध्यक्ष करतार जाट, वरिष्ठ भाजपा नेता शंभू शर्मा, पार्षद बलराम सामरिया, भाजपा किशनगढ़ मंडल महामंत्री मनीष सोनी, युवा भाजपा कार्यकर्ता विकास जैन आदि सैकड़ों की संख्या में उपस्थित थे। अंत में किशनगढ़ विधानसभा क्षेत्र के भाजपा नेता विमल बड़जात्या ने सभी का आभार प्रकट किया। नसीराबाद के भेरू चौराहा स्थित फ्रामजी उद्यान के निकट शहीद स्मारक पर कारगिल शहीद दिवस पर भारत मां के वीर सपूतों को युवक पटनालय अध्यक्ष प्रवीण चंद गदिया के नेतृत्व में कारगिल में शहीद हुए देश के वीर जवानों को पुष्पांजलि अर्पित कर भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी गई। श्रद्धांजलि कार्यक्रम के दौरान फ्रामजी उद्यान में शहीदों के नाम पौधारोपण का कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। युवक पटनालय व हिंदी साहित्य परिषद नसीराबाद के तत्वाधान में कारगिल विजय दिवस मनाया गया, जहां कार्यक्रम में युवक पटनालय अध्यक्ष प्रवीण चंद गदिया, महामंत्री राजेंद्र राठी सहित नगर के कई वरिष्ठ गणमान्य लोग मौजूद रहे। आज कारगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम किया जा रहा है शहीद स्मारक पे, और जो हमारी नसीराबाद की सेना ने कारगिल पे जो ध्वज फहराया था, इसी हिसाब से हम लोग नसीराबाद के अंदर काफ़ी वर्षों से करते आ रहे हैं। कोरोना कार्यकाल के अंदर थोड़ा आलूप हो गया था, और आज जो छावनी परिषद के नगर के सारी संस्थाओं से पत्रकारों के मार्फत जो कार्यक्रम हो रहा है, ये सफल हो रहा है, और इसके लिए बहुत बहुत सबको, पत्रकारों को, छावनी परिषद को, नगर की जनता को सब आशीर्वाद 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 आशीर्वाद। आज के समाचार बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।